नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग सभी। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज है 11 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिन की शुरुआत एक कोट से करेंगे। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, कोई काम करते हैं, अगर वो हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं, अगर उसे हम अच्छे से करते हैं तो वो क्या हमारे जहन में बैठ जाता है, वो हम कभी भूल ही नहीं पाते। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसको हम कितने इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और उस मूवी का एक एक सीन क्या होता है हमको याद हो जाता है। उसी तरह अगर हम पढ़ाई भी और कोई भी काम अगर हम इंटरेस्ट लेके करें तो वो काम में हमारा क्या मन लगेगा, वो काम हमारे जहन में बैठ जाएगा और उसमें सफलता हमें आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा 8 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 11 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से जुड़े हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के जीने, बोलने और सोचने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है हमारा पहला जो है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाते हैं। अब बोधि दिवस क्यों मनाया जाता है। इसी दिन जो गौतम बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और 10 दिसंबर को आप लोग ने जाना ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है रामलीला, दूसरा ऑप्शन है दीपावली, तीसरा ऑप्शन है गरबा और चौथा ऑप्शन है कुंभ मेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दीपावली। यानी कि अभी दीपावली पर्व जो है उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। अगर बाकी के ऑप्शन की बात की जाए, रामलीला, गरबा, गरबा गुजरात का क्या है, एक लोक नृत्य है। कुंभ मेला के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, आध्यात्मिक मेला कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। ये सारे जो हैं ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। दीपावली भारत की सबसे प्रसिद्ध जीवंत परंपराओं में से एक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह घोषणा नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान की गई। जो हमने
अभी पिछले दिन पढ़ा हुआ था कि यूनेस्को की जो अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक कहाँ हो रही है, तो वो कहाँ हो रही है, नई दिल्ली के लाल किले में। यूनेस्को ने दीपावली को एक जीवंत विरासत के रूप में मान्यता दी है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए एआई भविष्य के निर्माण हेतु 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेस्ला, तीसरा ऑप्शन है हमारा गूगल, चौथा ऑप्शन है हमारा फेसबुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने भारत के एआई भविष्य के निर्माण के लिए 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश की क्या की है, घोषणा की है। अब इसके ऑप्शन की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर माइक्रोसॉफ्ट का वो है वॉशिंगटन में। और जो वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं वो सत्या नडेला हैं, सत्या नडेला। दूसरी कंपनी है टेस्ला। टेस्ला का फाउंडेशन ईयर जो है, स्थापना 2003 में हुई थी। और टेस्ला जो है एलोन मस्क की कंपनी है, एलोन मस्क जो कि क्या है, अमेरिका के एक उद्योगपति हैं एलोन मस्क। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया, ये भी अमेरिका में है। गूगल का फाउंडेशन ईयर देखा जाए तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं वो सुंदर पिचाई हैं, हमारे इंडिया से ही हैं सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। उसी प्रकार फेसबुक जो है उसका फाउंडेशन ईयर, स्थापना 2004 में हुई थी मार्क जुकरबर्ग की अध्यक्षता में, मार्क जुकरबर्ग। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अब चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से एआई सार्वजनिक अवसंरचना की ओर अग्रसर है। और माइक्रोसॉफ्ट को 17.5 बिलियन 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश 2026 से 29 एशिया में इसका सबसे बड़ा निवेश है। यानी ये जो निवेश करेगा वो 2026 से 2029 तक करेगा, जो 2025 में किए गए 3 बिलियन डॉलर के पूर्व प्रतिबद्धता पर आधारित है। यह घोषणा सत्या नडेला, जो अभी हमने आपको बताया, जो माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद की गई। भारत केंद्रित 2 संप्रभु क्लाउड सेवाओं की घोषणा की गई। चलते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो पहला ऑप्शन है एलन मस्क, दूसरा ऑप्शन है सुंदर पिचाई, तीसरा ऑप्शन है सत्या नडेला, और चौथा ऑप्शन है नील मोहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नील मोहन। यानी कि अभी हाल ही में नील मोहन को टाइम मैगजीन ने 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर क्या किया है, नामित किया है। अब ये जो बाकी के ऑप्शन है हमने आपको पहले ही पिछले ही क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में। एलोन मस्क टेस्ला के फाउंडर है, सुंदर पिचाई क्या है, गूगल के हेड, सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के हेड। अब नील मोहन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फैक्ट। यही है नील मोहन जी, जिनको 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ, जो यूट्यूब चलता है, नील मोहन को टाइम पत्रिका द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया। ये यूट्यूब के भारतीय मूल के क्या है, सीईओ हैं, जो उनके नवाचार आधारित और जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। उन्होंने 2023 में सीईओ का पदभार संभाला था यूट्यूब के। ऐसे समय में जब वैश्विक डिजिटल मीडिया और क्रिएटर इकोसिस्टम में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। यानी ये 2023 से अब यूट्यूब के क्या है, सीईओ हैं नील मोहन जी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का,
अदानी समूह कहाँ 48 मेगावाट का एआई संचालित ग्रीन डेटा सेंटर बनाएगा? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, यानी अडानी समूह तेलंगाना में 48 मेगावाट का एआई संचालित ग्रीन डेटा सेंटर बनाएगा। अब तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था और किस अधिनियम के तहत उसको अलग किया गया था। डेट सहित आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के सीएम जो है एम के स्टालिन है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन पी विजयन है। महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात की जाए तो मुंबई है और यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। चलते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। अदानी समूह ने तेलंगाना में 48 मेगावाट के ग्रीन डेटा सेंटर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना और क्लाउड सेवाओं, एआई, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग यानी हाई परफॉर्मर कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करना है, इसका उद्देश्य है। यह घोषणा अडानी पोर्ट्स एवं एसईलेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में की है। ये जो मीटिंग हुई है और टोटल 2500 करोड़ की निवेश की अभी बात की गई है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसे पेटा इंडिया द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है अदा शर्मा, दूसरा ऑप्शन है रवीना टंडन, तीसरा ऑप्शन है दिया मिर्जा और चौथा ऑप्शन है सोनाक्षी सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रवीना टंडन, यानी कि रवीना टंडन को इस साल का पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर क्या किया गया है? नामित किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। यही है रवीना टंडन जी, इनको तो आप लोग भली भांति पहचानते होंगे। बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री और पशु अधिकारों की दीर्घकालिक समर्थक रवीना टंडन को पेटा यानी कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल द्वारा वर्ष 2025 के लिए भारत का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। अब इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी पेटा की। संस्थापक कौन था? इग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पाचेको थे। मुख्यालय इसका नॉरफॉक में है, वर्जीनिया अमेरिका में। वर्जीनिया की स्टेट है अमेरिका का, और वर्जीनिया की जो सिगार होती है वो बहुत फेमस है। वर्जीनिया का तंबाकू भी आता है। आदर्श वाक्य क्या है? एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट वेयर यूज फॉर एंटरटेनमेंट आर अब्यूज इन एनी अदर वे। ये इसका आदर्श वाक्य है पेटा का। तो इम्पोर्टेंट है कि किसको मिला है 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर और इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म एक बार और रिपीट कर देते हैं, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कल्याण चटर्जी का 81 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्याण चटर्जी। पहला ऑप्शन है अभिनेता, दूसरा ऑप्शन है फिल्म निर्माता, तीसरा ऑप्शन है प्रसिद्ध डॉक्टर और चौथा ऑप्शन है लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो एक अभिनेता थे, कल्याण चटर्जी, जिनका अभी हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे
कल्याण चटर्जी से जुड़े वो हम लोग देखेंगे। यही कल्याण चटर्जी जी हैं। अपनी स्वाभाविक अभिनव शैली के लिए प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता कल्याण चटर्जी का 81 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। वे टाइफाइड और आयु संबंधी जटिलताओं के उपचार के बाद इस जगत से विदा हुए। टाइफाइड रोग से वो क्या जूझ रहे थे और भी उनको आयु संबंधी कुछ जटिलताएं थीं। उनका करियर 5 दशकों से अधिक लंबा रहा, जिसने उन्हें बंगाली सिनेमा के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना दिया। कल्याण चटर्जी को उन्होंने 1968 में फिल्म अपंजन से अपने अभिनव करियर की शुरुआत की थी। यानी कि इनकी पहली जो फिल्म थी अपंजन थी, ठीक है, 1968 में जो आई थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कहाँ पर खुला है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। ये 24/7 क्या करेगा? सेवाएं देगा। यह केरल गृह विभाग द्वारा अधिसूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। वादी कभी भी मामला दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और ई ट्रेजरी का उपयोग करके शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और आईकॉप्स के माध्यम से डिजिटल समन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन ये सिस्टम हो गया है। डैशबोर्ड वास्तविक समय में मामले की स्थिति, सुनवाई की तारीख और की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से यह मामलों के त्वरित निपटान, लंबित मामलों में कमी और न्यायालय में संस्था के कुशल एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह जो ओपन नेटवर्क कोर्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है लिथुआनिया, दूसरा ऑप्शन है इक्वाडोर, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लिथुआनिया। यानी कि लिथुआनिया में अभी आपातकाल की घोषणा की गई है। अब ये आपातकाल की घोषणा जब की गई है तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट, इससे पहले हम लोग इसका मैप देखेंगे लिथुआनिया का। ये रहा लिथुआनिया हमारा, ठीक है। ये बाल्टिक सी के किनारे स्थित है यूरोप में और ये बाल्टिक कंट्री में आता है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री, यहाँ लिख देते हैं हम बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक कंट्री में आता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक कंट्री हैं जो बाल्टिक सी के किनारे क्या है स्थित हैं, यूरोपियन कंट्री हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। बेलारूस से सिगरेट की तस्करी करने वाले गुब्बारों की लगातार लहरों से हवाई क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होने और विनियस हवाई अड्डे को बंद करने के कारण लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच सरकार ने पुलिस और सीमा बलों के लिए सैन्य सहायता मांगी और इन घुसपैठों को हाइब्रिड हमला बताया है। लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है विनियस और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गिटानास नौसेदा है, ठीक है। अब इसके और भी जो ऑप्शन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इक्वाडोर जो है यहाँ पे क्या लगाया गया था? जल आपातकाल लगाया गया था, जल आपातकाल। यूक्रेन की बात की जाए तो अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो वहाँ भी यह आपातकाल लगा हुआ है
और यहाँ आपातकाल 2015 से लगा हुआ है यूक्रेन में। ठीक है, भारत की अब बात कर ली जाए, थोड़े अपने देश भारत की। तो हमारे भारत में आपातकाल की बात की जाए तो भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में जब भारत चीन वॉर हुआ था, फिर 1971 में जब भारत बांग्लादेश वॉर हुआ था, पाकिस्तान वॉर, और फिर 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल लगा था, 3 बार लगा हुआ है। इसके संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए आपातकाल के तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, जो कि सशस्त्र विद्रोह युद्ध के केस में लगाया जाता है। अब 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जो राज्य है वो अपना जो शासन है वो संवैधानिक मूल्यों के तहत जब नहीं कर पाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी हमारे देश में एक भी बार नहीं लगाया गया, वित्तीय आपातकाल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हाल ही में बाबा अवध का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बाबा अवध। पहला ऑप्शन है वरिष्ठ सामाजिक नेता, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ लेखक, तीसरा ऑप्शन है वरिष्ठ संपादक, और चौथा ऑप्शन है प्रसिद्ध चिकित्सक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ सामाजिक नेता, यानी कि बाबा अवध जो थे वो एक वरिष्ठ सामाजिक नेता थे। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। यही है बाबा अवध, इनका निधन हुआ है अभी। श्रम अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रतिष्ठित कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अवध का पुणे में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दशकों तक हमाला, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सशक्त बनाने का कार्य किया। उन्होंने हमाल पंचायत जैसे प्रमुख आंदोलनों की स्थापना की और एक गांव एक जल स्रोत जैसे सामाजिक न्याय अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे महाराष्ट्र के श्रम सुधारों को क्या मिला, एक आकार मिला। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।